एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में दो बहनें गीता और सीमा अपनी विधवा माँ सावित्री के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही सावित्री के पति का निधन हो गया था। सावित्री अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करने के लिए सिलाई क्या करती थी। सीमा तो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वह कभी भी अपनी माँ से किसी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। लेकिन गीता, उसे तो बस हमेशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। स्कूल में एग्जाम चल रहे थे, लेकिन गीता एग्जाम देने नहीं जाती। सीमा को उसकी चिंता होने लगती है और वह अपनी बहन को एग्जाम देने के बाद ढूंढने जाती है तो उसे पता चलता है कि वह एक क्लब में दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। वहां जाकर सीमा गीता को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, गीता, आज एग्जाम था और तुमने एग्जाम भी नहीं दिया। यहाँ क्लब में अपने आवारा दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हो। मम्मी कैसे पाई पाई जोड़कर स्कूल की फीस जमा करती हैं और तुम पूरे साल की फीस इस तरह से बर्बाद कर रही हो। गीता, यह तो गलत बात है। सुन बहन जी, मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो बस माँ की चमची बनकर उनके आगे पीछे घूमती रहूँ। मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। आज मेरे दोस्त का बर्थडे था, इसे मैं छोड़कर एग्जाम देती। एग्जाम तो मैं दोबारा भी दे दूंगी और वैसे भी तो मुझसे जलती है क्योंकि आए दिन मैं पार्टी करती रहती हूँ और तुझे कोई खास भी नहीं डालता। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना? यार, तेरी इस गंवार बहन ने यहाँ आकर सारी पार्टी का मजा ही खराब कर दिया। इसे यहाँ से भगा दे। अपने दोस्तों की बातें सुनकर गीता अपनी सगी बहन को पार्टी से धक्के मारकर निकाल देती है। सीमा को बहुत दुख होता है और वह रोते हुए घर वापस आ जाती है। सावित्री की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपनी माँ को अपनी बहन की शिकायत नहीं लगाती क्योंकि सावित्री की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती। ऐसे ही रिजल्ट का दिन आ जाता है। जब सावित्री दोनों बहनों का रिजल्ट देखती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और गीता की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है, गीता, तुम कैसे फेल हो सकती हो? तुम तो रोज ट्यूशन भी जा रही थी और तुम्हारा कोई एग्जाम भी नहीं छूटा, फिर फेल कैसे हो गई? और सीमा को देखो, वह पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। इसने तो कोई ट्यूशन भी नहीं लिया और घर का सारा काम भी किया। बेटा, मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करती हूँ और तुम फेल हो गई। मम्मी, अगर मैं पास नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो पूरी मेहनत की थी। अब स्कूल वालों ने ही मुझे फेल कर दिया तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। आप हमेशा मुझे ही सुनाती रहती है। इस सीमा की बच्ची को तो कुछ नहीं कहती। आप तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। ऐसा कहकर गीता गुस्से में अंदर चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। सावित्री एक दिन मार्केट से घर वापस आ रही थी कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब इस बात की खबर गीता और सीमा को लगती है तो दोनों बहनें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती हैं। सावित्री के इलाज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। घर में सिर्फ सावित्री काम करने वाली थी और वही चारपाई पर बैठ जाती है। अब घर में जो भी राशन था वह भी खत्म हो जाता है। तभी गीता बहुत गुस्से में अपनी माँ से कहती है, मम्मी, जब आपको हमें ऐसी ही नर्क जैसी जिंदगी देनी थी तो फिर पैदा ही क्यों किया? दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। आप सिलाई कर कर 4 पैसे कमा लिया करती थी, अब तो आप भी चारपाई पर बैठ गई। मेरे दोस्तों में मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है मैं ही जानती हूँ। उनसे उधार ले लेकर इतना ज्यादा कर्जा हो गया मेरे ऊपर और आपको तो कोई चिंता ही नहीं है कि आपकी बेटी की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप तो बस आराम से चारपाई पर बैठी है। गीता, यह हमारी माँ है और तुम जानती हो पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने हमें किस तरह से पाल पोस कर इतना बड़ा किया। हमें पढ़ाया, पहनने के लिए कपड़े दिए, खाना खिलाया और आज माँ को हमारी जरूरत है तो तुम इस तरह से सुना रही हो। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ सोचा है। क्या बेटा, क्या सोचा है तुमने? माँ, मैंने सोचा है कि गीता और मैं, हम दोनों आपका सहारा बनेंगे। हम दोनों काम करने जाएंगे, जो भी काम मिलेगा वही काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। गीता को हमने बहुत सर पर चढ़ा लिया। जब तक यह काम करके पैसे नहीं कमाएगी तब तक इसे पैसों की अहमियत का अंदाजा नहीं होगा कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। गीता पहले तो सीमा के साथ
काम करने जाने के लिए मना कर देती है। लेकिन जब सावित्री उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दे देती है तो वह चुपचाप काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब गीता के दोस्तों को यह पता चलता है कि गीता लकड़ियाँ बेचने का काम करती है तो उसके दोस्त उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। अरे यार गीता, तूने तो हमसे कहा था कि तू कभी कोई काम नहीं करेगी, लेकिन तू तो यहाँ मजदूरी जैसा काम कर रही है। यार, हम इस जैसी मजदूर लड़की को अपना दोस्त नहीं बना सकते, हमारा भी एक स्टेटस है। चलो यहाँ से चलते हैं, यह तो बहुत ज्यादा गरीब हो गई। इस सीमा की बच्ची की वजह से आज मेरे दोस्तों में मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है। अगर यह माँ को मेरे खिलाफ नहीं भड़काती तो आज मेरे दोस्तों में मेरी इंसल्ट नहीं होती। यह सब कुछ इस 2 टके की बहन जी की वजह से हुआ है। मेरे सभी अमीर दोस्त मुझे छोड़कर चले गए। छोड़ूंगी नहीं, तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। ऐसा सोचकर गीता सीमा के लिए अपने अंदर और भी ज्यादा नफरत पैदा कर लेती है। दोनों बहनें लकड़ी बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं घर आ रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। उनके पास एक बच्चा था जो बहुत ज्यादा बीमार था। वह दोनों बहनों से कहती हैं, बेटा बेटा मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो यह मर जाएगा, मेरी मदद करो। बुढ़िया, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है। पूरे दिन हमने लकड़ियाँ काटी, इतने धूप में अपना पसीना बहाया और इन्हें बेच कर आए। इतनी मेहनत से हमने पैसे कमाए और तुझे क्या लगता है कि इतनी आसानी से हम तुझे दे देंगे? तेरा बच्चा मरता है तो हमारी बला से मर जाए, हम तुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले। ये भिखारी कहीं से भी आ जाते हैं मुंह उठाकर। गीता, देखो तो इनका बेटा कितना ज्यादा बीमार है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर हम एक समय खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? किसी की जान तो बच जाएगी। यह लीजिए अम्मा जी पैसे। सीमा की बच्ची, तो खुद को क्या समझती है? जब देखो समाज सेवा करने के लिए सबसे आगे आकर खड़ी हो जाती है। मैंने तो कुछ पैसे छुपा कर रखे थे, अगर सारे पैसे तुझे दे देती तो आज तो भूखे पेट ही सोना पड़ता। इसी तरह दोनों बहनें कुछ दूर और चलती हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा चमचमाता हुआ फ्रॉक नजर आता है, जिसे देखकर दोनों बहनें ही चमक जाती हैं कि तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है और वह दोनों बहनों से कहती है, तुम दोनों का मेरे इस जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। शायद तुम रास्ता भटक गई तभी यहाँ पर आई हो, वरना यहाँ पर कोई नहीं आता। और तुमने यह जादुई फ्रॉक भी देख लिया है। अब यह जादुई फ्रॉक तुम दोनों बहनों में से किसी एक का हो सकता है। और तुम जानती हो यह जादुई फ्रॉक कितना ज्यादा शक्तिशाली है। इससे तुम जो भी कुछ मांगोगी वह तुम्हें तुरंत दे देगा। सोना, हीरे, जवाहरात, पैसा, कुछ भी। हाँ हाँ जादूगरनी जी, यह जादू फ्रॉक मुझे चाहिए। नहीं नहीं, यह तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें किसी की बलि चढ़ानी होगी और वह बलि किसी और की नहीं, किसी इंसान की होनी चाहिए। जादूगरनी जी, मैं आपको एक इंसान की बलि चढ़ाकर देने के लिए तैयार हूँ। ये रही मेरी बहन, इससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। हमेशा माँ की लाडली बनी रहती है और इसी की वजह से मुझे काम भी करना पड़ रहा है और मेरे दोस्तों में मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी होती है। इसलिए मैं अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यह जादू फ्रॉक दे देना। मैं इसकी धन दौलत से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूँगी। सीमा, तुम्हारी बहन तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। अगर तुम अपनी बहन की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो तो यह फ्रॉक तुम्हें भी मिल सकता है। यह ऑप्शन तुम्हारे पास भी है। जादूगरनी जी, अगर आप दुनिया की सारी धन दौलत भी मेरे कदमों में डाल दोगी तब भी मैं अपनी बहन की बलि नहीं चढ़ाऊंगी। और गीता, तुम्हारी यह शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा था कि तुम छोटी हो, नादान हो, इसलिए मुझसे बदतमीजी करती हो, लेकिन पैसों के लालच में इतनी अंधी हो जाओगी कि अपनी बहन का खून बहाने के लिए तैयार हो जाओगी। यह मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। ऐसा कहकर सीमा बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है, लेकिन सीमा के इन आंसुओं से गीता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जैसे ही तलवार उठाकर सीमा की गर्दन उतारने वाली होती है तो वह एक बिल्ली के रूप में आ जाती है। अपनी बहन को बिल्ली के रूप में देखकर सीमा घबरा जाती है। तभी वह जादूगरनी सीमा से कहती है, सीमा, यह लो जादू फ्रॉक, यह तुम्हारा है। इससे तुम जितनी चाहो उतनी धन दौलत मांग सकती हो। मुझे हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन को उसके लालच का फल मिला है। तुम्हारी बहन बहुत ही ज्यादा लालची
और बुरे स्वभाव की थी। मैं इसी तरीके से परीक्षा लेती हूँ और जो लालच करता है उसे मैं इसी तरह से जानवर का रूप दे देती हूँ, और जो लालच नहीं करता उसे मैं अपना जादू फ्रॉक देती हूँ। तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का परिणाम मिला है। जाओ तुम अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन बिताओ। जादूगरनी जी, गीता मेरी छोटी बहन है और मेरी बहन बिल्ली बनकर अपना जीवन यापन करे, यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। आप मेरी बहन को ठीक कर दो, चाहे तो आप जादू फ्रॉक मुझे मत दो, मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूँ। बस मेरी बहन को वापस से इंसान बना दो। सीमा, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हें मारने के लिए भी तैयार हो गई, फिर भी तुम अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। सच में सिर्फ तुम्हारी अच्छाई की वजह से मैं तुम्हारी बहन को इंसान बना रही हूँ। इतना कहकर जादूगरनी गीता को बिल्ली से इंसान बना देती है। गीता यह सारी बातें सुन रही थी तो उसे अपने के पर बहुत पछतावा होता है और वह सीमा से माफी मांगती है। दीदी, मैंने हमेशा आपके साथ कितना बुरा किया, आपको कभी बड़ी बहन नहीं माना, यहाँ तक कि आपको मारने के लिए भी तैयार हो गई, फिर भी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, आपके अच्छे स्वभाव की वजह से ही माँ आपसे प्यार करती है। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं कभी कोई बुरे काम नहीं करूँगी, कभी कोई लालच नहीं करूँगी, बस आप मुझे अपना जैसा बना देना। सीमा गीता को माफ कर देती है और वह जादूगरनी दोनों बहनों का इतना प्यार देखकर बहुत खुश होती है और वह अपना जादुई फ्रॉक दोनों बहनों को दे देती है, जिसकी धन दौलत से दोनों बहन बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं और अपनी माँ का इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में कराती हैं। सावित्री बिल्कुल ठीक हो जाती है और जादुई फ्रॉक की मदद से अपना बहुत बड़ा बुटीक चलाती है और पूरा परिवार इसी तरह हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में विनीता की दो बेटियां थीं, सुमन और श्वेता। सुमन विनीता की अपनी सगी बेटी थी और श्वेता उसकी सगी बेटी नहीं थी। जब श्वेता 1 वर्ष की थी तो वह उसे एक पेड़ के नीचे रोते हुए मिली थी। विनीता अच्छे स्वभाव की औरत थी, इसलिए वह श्वेता को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है और उसकी देखभाल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही करती है। और देखते ही देखते श्वेता और सुमन बड़ी हो जाती हैं। श्वेता बहुत ही ज्यादा होशियार थी, समझदार थी, बड़ों का आदर करती थी, इसलिए विनीता श्वेता से ज्यादा प्यार करती थी। और वहीं दूसरी तरफ सुमन, वह बस दोस्तों के साथ घूमती, पार्टी करती, शॉपिंग करती और अपनी माँ की बात भी नहीं सुनती थी, जिस वजह से उसे अपनी माँ से डांट भी सुननी पड़ती थी। और यही वजह थी कि सुमन हमेशा श्वेता से जलती थी और हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुमन रात को देर से घर लौटती है और उसने ड्रिंक भी कर रखी होती है। जब इस बात की खबर विनीता को लगती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सुमन को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, सुमन, रोज रोज ही है, तुम रात को कितना लेट आ रही हो और तुम्हारे मुंह से कैसी बू आ रही है? तुम ठीक तरह से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही, कहीं तुमने ड्रिंक तो नहीं कर रखी? सुमन, तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, तुम बदतमीज हो रही हो। अपनी बड़ी बहन को देखो, वह कितनी अच्छी है, कितनी समझदार है, मेरे साथ मेरे कामों में कितना हाथ बटाती है और इसकी वजह से मेरा सर गर्व से ऊंचा रहता है और हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे नीचे देखना पड़ता है। तुम अपनी बड़ी बहन जैसी क्यों नहीं बन जाती? यह गंदी हरकतें छोड़ दो। मुझे इस बहन जी के जैसे बनने का कोई शौक नहीं है, बस घर की 4 दीवारी में रहूं नौकरानी बनकर, तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाऊं, मेरी सारी उम्र तो यूं ही चली जाएगी। यही तो उम्र होती है खेलने कूदने की, एंजॉय करने की, और उसमें भी आप चाहती हैं कि मैं इस बहन जी जैसी बन जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। और मैं इस जैसा क्यों बनूं? यह मेरी सौतेली बहन है, मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। आप इसे पेड़ के नीचे से उठा कर लेकर आई थी, मैं सब जानती हूँ और मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे रूम में जाने दीजिए। सच में सुमन, तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई हो, तुम्हारी रस्सी खींचनी पड़ेगी वरना तुम तो बेलगाम का घोड़ा बन जाओगी। आज से तुम्हारा दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद, ना तुम किसी दोस्त से मिलोगी, ना ही पार्टी करोगी और तुम्हें पॉकेट मनी का ना 1 रुपया दिया जाएगा, तभी तुम्हें अक्ल ठिकाने आएगी। और बाद में तुमसे सुबह करती हूँ जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा। सुमन अपने रूम में चली जाती है। सुमन की रोज रोज की यह बदतमीजी देखकर विनीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी श्वेता विनीता को समझाती है, माँ,
आप परेशान मत होइए, सुमन छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ कि आप सुमन की तरफ से कितनी ज्यादा दुखी हैं। मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। ओ मेरी प्यारी बेटी श्वेता, तुम कितनी अच्छी हो। अगर तुम ना होती तो शायद पता नहीं आज मेरा क्या होता। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। और एक सुमन है जिसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। तुम मेरी आंखों का तारा हो, मेरे दिल का सुकून हो। विनीता अपनी सौतेली बेटी से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वह उसका बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन विनीता और श्वेता शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी। तभी विनीता का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। श्वेता अपनी माँ की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ अपनी आंखें खोलिए, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये जो आपको इतना सारा खून निकल रहा है ना, इससे भी आपको कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बस आप अपनी आंखें खोलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। इस तरह से श्वेता बहुत ज्यादा रोती है और आसपास के लोग श्वेता को दिलासा देते हैं। कुछ समय बाद सुमन और श्वेता विनीता का दाह संस्कार कर देती हैं। विनीता की मृत्यु के बाद सुमन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब वह अपने दोस्तों को घर के अंदर लाना शुरू कर देती है और घर के अंदर शराब पीती है, पार्टी करती है और श्वेता को नौकरानी बनाकर रखती है। ऐसे ही एक दिन श्वेता सुमन से कहती है, सुमन, माँ तुम्हें कितना ज्यादा समझाती थी, तुम्हें समझाते समझाते इस दुनिया से चली गई। प्लीज उनके जाने के बाद तो तुम उनकी आत्मा को सुकून पहुँचाओ। वह तुम्हें ऐसे देखती होंगी तो कितना ज्यादा परेशान होती होंगी। तुम पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। और तुम कितने पैसे खर्च करती हो, तुमने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, बस हमारे पास एक यही घर बचा है। सुमन प्लीज ऐसा तो मत करो। तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। जो मुझे हमेशा सुनाती रहती थी वह मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर उन्हें बुरा लगता है तो लगने दे। तू मेरी सौतेली बहन है, मैं तेरी बात क्यों सुनूं? अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अगर तू इस घर में रहेगी तो हमेशा मेरे कान पर चीख 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 करती रहेगी और तू मेरा जीना मुश्किल कर देगी। और मैं अपनी जिंदगी में किसी का भी इंटरफेयर नहीं चाहती। इसलिए चल मेरे घर से निकल और अपना ठिकाना और कहीं कर, क्योंकि तू इस घर की बेटी नहीं है। यह सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी। सुमन, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कह रही थी, तुम मुझे इस घर से क्यों निकाल रही हो? अगर मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी तो कहाँ रहूंगी? मेरे पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। कृपया करके मुझे घर से बाहर मत निकालो। तू मेरे घर से बाहर निकलती है या नहीं, या फिर मैं तुझे पुलिस के हवाले करूं? सीधी सराफत से मेरे घर को छोड़कर चली जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तूने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। बचपन से लेकर आज तक तेरी तारीफ सुन सुनकर थक चुकी हूँ और माँ की चिक चिक भी। माँ से तो छुटकारा मिल गया, अब मुझे तुझसे भी छुटकारा चाहिए। चल निकल मेरे घर से। श्वेता अच्छी तरह से जानती थी अगर वह सुमन की बात नहीं मानेगी तो वह सच में उसे पुलिस के हवाले कर देगी झूठे इल्जाम में। इसलिए वह घर छोड़कर जाने का ही फैसला करती है। बेचारी श्वेता, उसके पास रहने के लिए ना कोई घर था और ना ही उसके पास खाने के लिए एक भी रुपया। वह सड़कों पर इधर उधर भटकती रहती है और अपनी माँ विनीता को याद कर कर बहुत रोती है। माँ देखिए, आप मुझे बचपन में पेड़ के नीचे से उठा के लेकर आई थी। आपने मुझे आशियाना दिया, अपना आंचल दिया। आपने मुझे कितनी सारी खुशियाँ दी और आपके जाने के बाद मैं दोबारा से अनाथ हो गई। सुमन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 2 दिन हो गए इसी तरह से भटकते भटकते। मैं कहाँ जाऊँ? मैं भूखी भी हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया? माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपको तो अभी सुमन को भी सुधारना था। देखिए, उसकी बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसे सही और गलत का कुछ पता ही नहीं है, बस गलत ही गलत कर रही है। इस तरह से श्वेता अपनी सौतेली माँ विनीता को याद कर कर बहुत रोती है। तभी श्वेता की नजर एक जंगल की तरफ जाती है जहाँ से रोशनी आ रही थी, जिसे देखकर श्वेता चौंक जाती है। अरे, यह रोशनी कहाँ से आ रही है? ऐसी चमकती रोशनी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मुझे उस जंगल के अंदर जाकर देखना चाहिए, आखिर वहाँ पर क्या है। हाँ, मुझे वहाँ पर देखना ही चाहिए।
ऐसा सोचकर श्वेता जैसे ही उस जंगल के अंदर जाती है जहाँ से रोशनी आ रही थी, तो श्वेता को दो नदी नजर आती हैं, जहाँ एक नदी के पास सोने का घर था और दूसरी नदी के पास चांदी का घर था। तभी सोने के घर की नदी से आवाज आती है, श्वेता, मैं जादू सोने के घर की नदी हूँ, मेरे जादू सोने के घर के अंदर आओ। इस घर के अंदर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, जैसे सोना, हीरे, मोती, पैसे, बहुत कुछ, और तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की होगी। आओ मेरे घर के अंदर आओ, लेकिन मेरे घर के अंदर आने के लिए बस तुम्हें एक छोटी सी शर्त माननी होगी। मेरे नदी का पानी सूखता जा रहा है, इसलिए मेरे जादू सोने के घर को दो सुंदर लड़कियों की बलि की जरूरत है। बस दो सुंदर लड़कियों की बलि चढ़ाओ और सारी जिंदगी ऐश करो, ऐश। श्वेता, मैं जादू चांदी के घर की नदी हूँ, तुम मेरे घर के अंदर आओ। इस घर के अंदर तुम्हें कोई धन दौलत नहीं मिलेगी, न पैसा, न सोना, न चांदी, न रुपया, कुछ भी नहीं, बल्कि मेरे घर के अंदर एक छोटा सा गांव बसता है, जिसके अंदर कम से कम 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं। उनकी तुम्हें सेवा करनी होगी, और जैसे ही वे बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे तो जो मेरी नदी का पानी सूख रहा है वह दोबारा से भर जाएगा। लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम सारी जिंदगी ऐश करने के लिए दो सुंदर लड़कियों की बलि चढ़ाकर धन दौलत प्राप्त करना चाहती हो, या फिर 100 बच्चों को नया जीवन देकर पुण्य कमाना चाहती हो। मेरे पास रहने के लिए न घर है और न खाना खाने के लिए पैसे, कुछ भी नहीं है। मुझे धन दौलत की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरी माँ समझाती थी कि लालच बहुत बुरी बला होती है, कभी भी हमें लालच में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं जादू चांदी के घर के अंदर जाना चाहती हूँ और 100 बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ और पुण्य कमाना चाहती हूँ। पुण्य कमाना दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत है और मैं वही प्राप्त करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर श्वेता नदी के सहारे जादू चांदी के घर के अंदर चली जाती है, और वहाँ जाकर श्वेता देखती है तो वह घर धन दौलत से भरा हुआ था। यह देखकर श्वेता चौंक जाती है और सोचती है कि 100 बच्चे कहाँ पर हैं। तभी उसे जादू चांदी के घर से आवाज आती है, श्वेता, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, वरना आज के टाइम में इतनी सारी धन दौलत छोड़कर कौन किसकी मदद करना चाहता है। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इस सब के बावजूद भी तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, तुमने लोगों की मदद करने के बारे में सोचा। इससे पता चलता है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। यह घर भी तुम्हारा है और इसकी धन दौलत भी तुम्हारी है। इस घर को तुम जहाँ चाहो वहाँ रख सकती हो और इसकी मदद से तुम औरों की भी मदद कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो अब तुम्हारी जिंदगी में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। जाओ प्यारी बच्ची, खुश रहो। जादू चांदी के घर की बातें सुनकर श्वेता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी जादू चांदी का घर लेकर एक गांव में आ जाती है और वहां रहने लगती है। और जादू चांदी के घर की धन दौलत से गांव के गरीब, परेशान और अनाथ लोगों की बहुत मदद करती है, जिस वजह से श्वेता का आस पड़ोस में बहुत नाम होने लगता है, उसकी जय जयकार होने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुमन आज बहुत गरीब हो चुकी थी, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने जुए में, शराब में, पार्टी में, आवारा दोस्तों के साथ सब उड़ा दिया था और वह दर दर की ठोकरें खा रही थी। लेकिन जब एक दिन वह श्वेता को लोगों को सोना, चांदी, कपड़ा, अनाज बांटते हुए देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह सोचती है, अरे ये मेरी सौतेली बहन श्वेता कैसे लोगों को सोना, चांदी, कपड़ा, रुपया, अनाज बांट रही है। इसने कितनी सुंदर सोने की ड्रेस पहन रखी है। ये इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई। यह तो मुझे देखकर हंसेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी। मैंने तो इसे धक्के मार के इसलिए निकाला था ताकि यह दर दर की ठोकरें खाए, लेकिन ये मनहूस तो ऐश की जिंदगी गुजार रही है और मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता लगा नहीं होगा कि ये मनहूस इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई। हाँ, ऐसा सोचकर सुमन श्वेता के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन श्वेता अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। माँ, आपको पता है मैंने आपके नाम का एक अनाथालय खोला है, जिसमें किसी भी बच्ची को कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह माँ सब कुछ बस मुझे आपकी परवरिश की वजह से ही मिला है। आपने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी कि मुझे जादुई सोने और चांदी की नदी के घर से जादुई चांदी का घर मिला, जिसकी मदद से मैं एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख रही हूँ।
ओहो, अच्छा तो जादू सोने चांदी की नदी के घर की मदद से इतनी अमीर हुई है, अब मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। मैं भी दोबारा से अमीर हो जाऊंगी और मैं भी महारानी वाली जिंदगी बिताऊंगी। ऐसा सोचकर सुमन उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर जादू सोने और चांदी के घर की नदी थी और वहां जाकर रोने लगती है। तभी सुमन से भी यही पूछा जाता है कि वह जादू सोने के घर की धन दौलत लेकर ऐश की जिंदगी गुजारना चाहती है या फिर सब बच्चों की सेवा करना चाहती है। तभी सुमन हंसते हुए कहती है अरे जादू सोने चांदी के घर की नदी, तुम भी बड़ी बेवकूफ हो। अरे जिसके सामने इतनी सारी धन दौलत पड़ी होगी तो वह धन दौलत ही तो चुनेगा। वो पागल तो नहीं है जो फ्री में 100 बच्चों की सेवा करेगा। मुझे तो जादू सोने के घर के अंदर जाना है और वहाँ की धन दौलत लेकर इस दुनिया पर राज करना है। मुझे बहुत अमीर होना है और श्वेता की 25 से भी ज्यादा अमीर। ऐसा कहकर सुमन नदी के सहारे जादू सोने के घर के अंदर चली जाती है और वह उस घर के अंदर जाकर देखती है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और चुड़ैलों की, भूतों की आवाजें आ रही थी और यह आवाजें सुनकर सुमन घबरा जाती है और वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। तभी जादू सोने के घर से आवाज आती है, तुम जैसे लालचियों की यही सजा है, अब तुम कभी बाहर नहीं आओगी, यहीं रहोगी और अमावस वाले दिन तुम्हारी इस जादू सोने के घर की नदी को बलि चढ़ाई जाएगी। हा 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 हा। यह सुनकर सुमन घबरा जाती है और बहुत रोती है। इस तरह सुमन को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ श्वेता अपने अच्छे स्वभाव की वजह से एक खुशहाल जिंदगी बिताती है और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियाँ लेकर आती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और लालच तो कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है।